नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू एकेडमी में। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने नर्वस सिस्टम के बारे में जाना था। नर्वस सिस्टम कहने का अर्थ तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र का काम क्या होता है? हमारे पूरे शरीर में जो सूचनाएं हैं वो हमारे माइंड तक ले जाना और माइंड के द्वारा जो उत्तर दिया जाता है, जो एक्शन लिया जाता है, उस एक्शन को पूरे बॉडी में अप्लाई करना। कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो वॉलेंट्री होते हैं, जैसे हाथ का हो घुमाना और चलना फिरना, दौड़ना या कोई थॉट लेना या फिर हाथ का मूवमेंट करना। ये सारे ऐच्छिक क्रिया होती हैं, वॉलेंट्री एक्शन होते हैं और माइंड के द्वारा वैसे भी काम कराए जाते हैं जो इनवॉलेंट्री होते हैं, अनैच्छिक होते हैं, जैसे डाइजेशन सिस्टम, रिस्पायरेशन सिस्टम, एक्सक्रेशन सिस्टम वगैरह वगैरह। अब हमने देख लिया था कि जो नर्वस सिस्टम होता है वह तीन प्रकार के होते हैं। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और तीसरा है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। यदि हिंदी में बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिंदी होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिंदी होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, जबकि ऑटोनोमस सिस्टम का जो हिंदी होता है वह होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। यदि बात करते थे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से चीज आते हैं, तो पहला होता है ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कार्ड। अब ब्रेन के बारे में भी हमने जान लिया था कि जो ब्रेन होता है वह तीन भागों में बटा होता है। पहला फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, यानी अग्र मस्तिष्क, मध्य और पश्चिम मस्तिष्क, यानी अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अब बात करें अग्र मस्तिष्क की, तो यह भी तीन भागों में बटा होता है। पहला सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब क्या क्या फंक्शन होता है एक बार फिर से चलो जान ही लेते हैं। जो सेरिब्रम का काम होता है वो मेमोरी जो है, याददाश्त है और जिज्ञासा है और सोचने समझने की शक्ति को कंट्रोल करता है। थैलेमस जो होता है वो शरीर के बाहर के तापमान को नियंत्रित करता है, जैसे ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है वगैरह वगैरह। जो अग्र मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग होता है वह शरीर के अंदर के तापमान को नियंत्रित करता है कि अंदर शरीर की गर्मी बढ़ रही है या शरीर की गर्मी कम है, या फिर क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है, बैलेंस बनाना है क्या नहीं बनाना है वगैरह वगैरह। कौन देखता है? हाइपोथैलेमस देखता है। यदि बात करें मिड ब्रेन की, तो मिड ब्रेन दो भागों में बटा होता है। पहला है कार्पोरा, यह देखने और सुनने की क्रिया को क्रियान्वित करता है, और दूसरा पॉइंट है जिसका नाम है सेरेब्रल। इसका काम होता है कि माइंड को और स्पाइनल कार्ड को आपस में जोड़ना। जैसे मान लीजिए आप ड्राइव कर रहे हैं कार में और ड्राइव करते वक्त आप अपने ख्यालों में डूब गए कि मैं उससे मिलने जा रहा हूं, उससे मिलूंगा तो ये वाला गिफ्ट दूंगा, ये नहीं नहीं ये वाला गिफ्ट तो काफी सस्ता हो गया, कोई महंगा वाला गिफ्ट दूंगा, नहीं महंगा गिफ्ट। अब दिमाग इन सारी चीजों में उलझा पड़ा है। अचानक एक स्कूटी आ जाती है या कार आ जाती है आपके सामने, आप कार चला रहे होते हैं, अचानक आप उस समय आपका माइंड काम नहीं करेगा। उस समय जो ब्रेक लगाने का काम करेगा वो कौन करेगा? स्पाइनल कार्ड करेगा। इसी वजह से जो स्पाइनल कार्ड होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? सेकेंड ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। ये ऑलरेडी मैंने सारी चीजों को एक्सप्लेन करा हुआ है। दोस्तों, डिटेल्स में इस सारी वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियो देख सकते हैं। मैं एक बार बस रिकॉल कर रहा हूं ताकि ये सारी चीजें आपके जहन में आ जाए और ज्यादा मेहनत आपको न करना पड़े। मेहनत तो वैसे करनी पड़ेगी, ये जो रिकॉलिंग वाली कॉल हो रही है, ये जो रिवीजन हो रहा है, ये भी एक प्रकार का मेहनत ही है, क्योंकि जितना समय मैं दे रहा हूं उतना ही वीडियो देखने में आप उतना ही समय दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये समय आपका बेकार नहीं जाएगा, हालांकि कुछ ना कुछ अच्छा ही सीखने को मिलेगा। दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा कि जब मैं ड्राइव कर रहा था और सोच रहा था कि कौन कौन सा गिफ्ट लेके जाऊं, हालांकि मैं नहीं लेके जा रहा था, जो व्यक्ति ड्राइव कर रहा था वो लेके जा रहा था, तो वो सोच रहा था कि कौन कौन सा गिफ्ट लेके जाऊं। अब ये हमारा जो माइंड का सेरेब्रल वाला हिस्सा है वह ये चीज कंट्रोल कर लिया कि भाई साहब ये जो माइंड है वो तो सोचने में दिमाग लगा रहा है। आप क्या करिए, आप इस कार को ड्राइव करिए, तो वो जो गियर चेंज करता है ब्रेन से स्पाइनल कार्ड की तरफ,
वो कौन कर ब्रेन का कौन सा हिस्सा करता है? वो सेरेब्रल हिस्सा करता है। दोस्तों जो हिंड ब्रेन होता है वो दो भागों में डिवाइड होता है। पहला है सेरेबेलम, जिसका काम होता है शरीर को बैलेंस करना, बैलेंस बना के चलना, बैलेंस बना के दौड़ना वगैरह वगैरह। जबकि दूसरा भाग है मॉडुला ऑब्लंगेटा, इसका काम है शरीर के अंदर जितने भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, जैसे डाइजेशन करना, रिस्पायरेशन करना, एक्सक्रेशन और हृदय के धड़कन को कंट्रोल कौन करता है? मॉडुला ऑब्लंगेटा। यहाँ तक हमने सारे नर्वस सिस्टम के बारे में जान लिया। अब ये जान लेते हैं कि नर्वस सिस्टम का जो यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, उसे क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन में कई सारे पार्ट होते हैं, जैसे बॉडी सेल, न्यूक्लियस, डेंड्रॉन, डेंड्राइट्स, एक्सॉन, माइलन शीट। और बात करें कि एक्सॉन टर्मिनल भी होता है, उसमें गैप होता है दो न्यूरॉनों के बीच में, उस गैप के थ्रू जो डाटा का ट्रांसफर करता है वो सोडियम करता है। ये सारी चीजें हमने बता रखी है। दोस्तों एक चीज और जान लीजिए आप कि जो हमारे बॉडी से सूचना हमारे ब्रेन यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाती है, उस तंत्रिका तंत्र को कहते हैं अफेक्टिव नर्वस सिस्टम। जबकि ब्रेन के द्वारा जो संदेश भेजा जाता है उस आर्गन को, उस अंग को, तो वो जो तंत्रिका लेके जाती है उस संदेश को, उस तंत्रिका तंत्र को कहते हैं इफेक्टिव नर्वस सिस्टम। यहां तक आपको क्लियर हो गया? आपने ये भी जान लिया था कि न्यूरॉन में जो माइलन शीथ होती है, माइलन शीथ में दोस्तों एक सेल पाया जाता है जिसे गिलियल सेल कहते हैं। वही सेल होता है ब्रेन ट्यूमर का कारण। यहां तक भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये रहा दोस्तों न्यूरॉन का पूरा रिवीजन। अब हम एक नए चैप्टर की तरफ अग्रसर होंगे जिसका नाम है रिस्पायरेशन सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। कोई रिस्पायरेशन बोलता है, कोई रिस्पिरेशन बोलता है, तो आप अपने हिसाब से उसको समझ लीजिए। नर्वस सिस्टम दोस्तों खत्म हो गया, यानी दो टॉपिक मैंने आपको खत्म करवा दिया है। पहला है डाइजेशन सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम का भी आपको टॉपिक खत्म करवा दिया है। यदि जिसने मेरा लेक्चर नहीं देखा है डाइजेशन सिस्टम का, वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सीक्वेंस वाइज सारे लेक्चर पड़े हुए हैं, उनको देख लें। फिर इसके बाद नर्वस सिस्टम सारा सीक्वेंस से हमने खत्म कराया। अब तीसरा टॉपिक है, इसको क्या कहेंगे हिंदी में? श्वसन तंत्र, रिस्पिरेशन सिस्टम। हिंदी में क्या कहेंगे? श्वसन तंत्र। दोस्तों ज्यादातर जो विद्यार्थी हैं वो श्वसन तंत्र को ये समझ लेते हैं कि सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना ही श्वसन कहलाता है। नहीं, एक होता है ब्रीदिंग और एक होता है रिस्पायरेशन। ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन में अंतर होता है। ब्रीदिंग और दूसरा होता है रिस्पिरेशन। श्वसन और ब्रीदिंग में क्या अंतर है? दोस्तों यदि बात करें तो यह फिजिकल प्रोसेस है। ये क्या है? फिजिकल प्रोसेस यानी भौतिकी क्रिया है। यानी हम सांस को अंदर ले रहे हैं और सांस को बाहर छोड़ रहे हैं, बस यही तक की जो प्रक्रिया होती है। यानी कहने का अर्थ है ब्रीदिंग में क्या होता है? ब्रीदिंग में दोस्तों हम सांस को लेते हैं, यानी वायुमंडल में मौजूद जितने भी गैस हैं उनको तो लेते हैं, ठीक है, ले लिया अंदर। हमारे जो लंग है उसमें हमारी सारी गैसें पहुंच चुकी हैं, उसके साथ ऑक्सीजन भी होता है। हमारी लंग क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड को और बाकी सारे अनयूज गैस को बाहर निकाल देती है और ऑक्सीजन को यूज कर लेती है। तो यहां तक की जो प्रक्रिया होती है ये कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? ब्रीदिंग में फिजिकल प्रोसेस। जबकि रिस्पायरेशन यानी रिस्पिरेशन क्या होता है? यह बायोफिजिकल प्रोसेस है। बायोफिजिकल कहने का अर्थ यह है कि इसमें ग्लूकोज का टूटना होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना होता है। तो ये एक प्रकार से रिएक्शन की तरह काम करता है, तो इस वजह से इसे बायो फिजिकल प्रोसेस कहा जाता है। इसमें क्या होता है
इसमें कोई एनर्जी नहीं निकलती है, कोई एनर्जी उत्पन्न नहीं होती है। जबकि रिस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी उत्सर्जित होती है। रिस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी उत्सर्जित होती है। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया आपको। एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे, रिस्पिरेशन सिस्टम, यहां पे भी एक वर्ड लगा हुआ है जिसका नाम है सिस्टम। यानी जैसे डाइजेशन सिस्टम था, जैसे नर्वस सिस्टम था, वैसे ही ये क्या है, रिस्पिरेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है कि यह किसी एक पर्टिकुलर अंग से नहीं बना होता है। इसको बनाने में, इस सिस्टम को बनाने में कई सारे अंग पार्टिसिपेट करे होंगे, भाग लिए होंगे। इसी वजह से उन सारे अंगों का अध्ययन करेंगे जब, तो वो किस में आएगा, रिस्पिरेशन सिस्टम में, यानी श्वसन तंत्र में। यहां तक समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। रिस्पिरेशन सिस्टम का एक लेआउट तैयार करता हूं मैं, उस हिसाब से हम सारे रिस्पिरेशन सिस्टम को जानेंगे। इसको मिटा देता हूं। ध्यान देना दोस्तों, बिल्कुल ध्यान देना। एक लेआउट बन जाएगा, उस लेआउट के हिसाब से आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होती जाएंगी। लेकिन एक चीज ध्यान देना दोस्तों, आपको रिस्पिरेशन सिस्टम में हवा बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा, हवा। जैसे हवा हमारे नाक में एंटर करती है, हमारे फेफड़े में फैलती है, तो आपको हमारे हमारे नाक में नहीं, आपको नाक के थ्रू, हालांकि आप क्या है, हवा है। जबकि रिस्पिरेशन सिस्टम को जानने के लिए हवा बनना पड़ेगा, ऑक्सीजन बनना पड़ेगा आपको। तो ऑक्सीजन बनेंगे तो नाक में तो घुसना पड़ेगा, फेफड़े में जाएंगे, दिल के पास भी पहुंचा देंगे। अब तो खुश हो गए। ठीक है, तो आपको ऑक्सीजन बनना पड़ेगा। और कैसे ऑक्सीजन कैसे कैसे किन रास्तों से हो करके हमारे कोशिका तक पहुंचती है, ये भी जानना पड़ेगा। दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, वह एक छोटे सेल यानी कोशिका से बनी होती है। और कोशिका को शरीर की स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहते हैं। यहां तक क्लियर है। अब कोशिका इतनी छोटी होती है कि उसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। उनको देखने के लिए हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। यहां तक क्लियर है। अब दोस्तों होता क्या है कि जब कोशिका हमारे शरीर की स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, तो हमारे शरीर काम कर रहा है, यानी हमारी कोशिका काम कर रही है। तो कोशिका काम करेगी तो कोशिका को एनर्जी की आवश्यकता होगी। और जो हम खाना खाते हैं और वह सिंपल फॉर्म में जब टूटता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ये तो पता है, डाइजेशन। अब वह डाइजेस्टेड फूड हमारे ब्लड में जाता है और ब्लड के थ्रू प्रत्येक कोशिका में जाता है और कोशिका में स्टोर हुआ है। अब एनर्जी वो तब देगा जब उसे ऑक्सीजन मिलेगी। और ऑक्सीजन को भी कौन ले जाएगा, ब्लड ही ले जाएगा। जब पोषक तत्व और ब्लड दोनों आपस में मिलते हैं, यानी ग्लूकोज और प्लस ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, इंटरनल रिस्पिरेशन या रिस्पिरेशन, जो भी बोल लो आप। इसमें क्या होता है दोस्तों कि ऑक्सीजन जब ग्लूकोज से मिलती है तो एटीपी के फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में एनर्जी उत्पन्न करती है। और वो एनर्जी प्रत्येक कोशिका यूज करती है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड एक अवशिष्ट पदार्थ के रूप में निकलता है, जो कि वह दोबारा ब्लड में भेज दिया जाता है और हृदय के माध्यम से वो लंग में जाता है और लंग के माध्यम से वो नाक से बाहर निकल जाता है। यहां तक आपको समझ में नहीं आया होगा। जब मैं डायग्राम बताऊंगा दोस्तों तो आपको बिल्कुल प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हमारा नोज है, नाक वगैरह है। ये हम मान लेते हैं क्या है, लंग है, फेफड़ा। ठीक है, फेफड़े से ये ऑक्सीजन आ रही है, ये ऑक्सीजन आ रही है, ये ऑक्सीजन आ रही है, और यहाँ पे एक पाइप हुआ है, नली है। ध्यान देना, ये नली आ रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे जैसे ही आया, ये हमारा दिल है, हार्ट। वैसे हार्ट वैसे होता नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हार्ट कैसा होता है। ऐसे बनाऊंगा तो जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है कि ये ऑक्सीजन यहाँ तक आ गया है। अब यहाँ से ये 4 भागों में डिवाइड होता है। ये वाला हिस्सा जो होता है वह ब्लड को, यानी इस ब्लड को पंप करता है और पूरे शरीर में लेके जाता है। यानी यहाँ पे आ गया, मान लो, तो हम बिल्कुल सिंपल फिगर बनाएंगे। ये आ गया यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे आ चुका है। ऑक्सीजन फिर यहाँ पे एक वाल्व होती है, इस वाल्व के थ्रू ब्लड इसमें तो आ जाता है, लेकिन दोबारा इस वाले चैम्बर में नहीं जा पाता है। अब ऑक्सीजन यहाँ पे आ चुकी है, फिर ऑक्सीजन आई यहाँ पे, फिर ऑक्सीजन आई यहाँ पे,
और यहाँ पे एक कोशिका हम रख लेते हैं, इसको क्या कहेंगे, सेल यानी कोशिका। यहाँ पे ऑक्सीजन जब आ जाता है तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलकर के एटीपी के रूप में एनर्जी प्रोवाइड कराएगा और प्लस CO2 जनरेट करेगा। जो CO2 होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वह एक अपशिष्ट पदार्थ के रूप में होता है जो सेल के द्वारा रिलीज करा जाता है। अब ये CO2 निकल गया है, ऑक्सीजन हमारा यूज हो चुका है इस प्रोसेस में, ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकलेगा, CO2 क्या निकला, CO2। यहां से ये जो ब्लड ऑक्सीजन को लेके जा रहा है, इस सारे ब्लड को कहेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या कहेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड इधर आ रहा है, ध्यान देना। अब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ ऊपर वाले हिस्से में जाएगा, नीचे वाले हिस्से में नहीं जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो पंप करने का काम होता है वो नीचे वाले हिस्से का होता है। अब ऊपर वाले हिस्से में गया, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आया, CO2 यहाँ पे आया। अब इस चैम्बर में कार्बन डाइऑक्साइड आ चुका है। फिर वैसे ही जो वाल्व ऐसे होती है, यहाँ पे होती है, वैसा ही वाल्व एक यहाँ पे होता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ गया, यहाँ पे आ गया, CO2 कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब यहां से दोस्तों CO2 पंप करा जाएगा, कहाँ पे, लंग में, फेफड़े में, इस वाले नस के अंदर है ये मत सोच लेना कि ये गायब कहां से हो गई, यहाँ पे इसके पीछे से जा रही है। हालांकि हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इस वजह से हम डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब CO2 हमारे यहाँ पे आ गई। अब ये CO2 बाहर निकाल दी जाती है। जब हम ब्रीदिंग लेते हैं, सांस लेते हैं, तो हमने इमेजिन करिए, हमने क्या करा, ऑक्सीजन को और सारे गैसों को अंदर ले लिया था, लेकिन हमें सिर्फ यूज करना है ऑक्सीजन को। हमारा ऑक्सीजन यहां तक आ चुका, और जो अनयूज गैस से थी, जैसे नाइट्रोजन वगैरह कभी कभी आ जाता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड, इन सारे को बाहर निकाल दिया जाता है। लिया ऑक्सीजन, बाहर कौन छोड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो प्रक्रिया यहां तक होती है, गैस का लेना और छोड़ना, ये क्या कहता है, क्या कहलाता है, ब्रीदिंग कहलाता है। यहां तक समझ में आया। हालांकि जो दिल बनाया दोस्तों, वो दिल ऐसा होता नहीं है, पता नहीं कहां से ये दिल का फिगर ले लिया लोगों ने। अब दिल सही भी बनाओ तो कहेंगे ये तो गलत बना दिया है, दिल तो ऐसा होता है। लेकिन एक्चुअल में जो दिल होता है एक्चुअल में दिल में जब बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा। फिलहाल यदि आपको इससे खुशी मिल रही हो तो आप इसी को देखिए, इसी वजह से मैंने बनाया भी है। हमने ऑक्सीजन को लिया, फेफड़े में गया, लंग में गया। अब किस प्रक्रिया द्वारा ये ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिलता है, ये सारी हम बाद में देखेंगे, जब डिटेल्स में पढ़ाएंगे। हम एक लेआउट तैयार कर रहे हैं पूरे रिस्पिरेशन सिस्टम का, ठीक है दोस्तों। हमने ऑक्सीजन को लिया, ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे, ध्यान देना, आपको क्या बनना है, ऑक्सीजन बनना है, हवा बननी है, तभी आप रिस्पिरेशन सिस्टम को पूरी तरीके से जान पाएंगे, अच्छी तरीके से। हमने ऑक्सीजन को लिया, ऑक्सीजन लंग में पहुंचा, लंग से ब्लड में आ गया है, और ब्लड से हृदय में आएगा। हृदय के ऊपर वाले चैम्बर से ये पंप नहीं होगा, क्योंकि जो पंप वाला सिस्टम होता है वो वेंट्रिकल में होता है। हालांकि जब सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ाएंगे तो दिल के बारे में सारी जानकारी आपको दूंगा। आंख बंद करके मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं ऑक्सीजन बन चुका हूं, आप भी बनिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो हार्ट में आ चुका है। अब हार्ट से नीचे वाले चैम्बर में आएगा, एक वाल्व होता है, वाल्व के बारे में भी जानकारी देंगे। वाल्व इसलिए लगाया होता है कि जो ब्लड होता है नीचे तो आ जाए, लेकिन ऊपर वापस इस वाले चैम्बर में ना जा पाए। अब ब्लड यहां तक आ चुका है, अब इसको पंप करा जाता है। पंप यानी एक सुगड़न सी होगी, जिसकी वजह से पिचकारी आपने देखा है, होली भी आने वाली है। आज कितने तारीख है, आज है 10 तारीख, 14 तारीख को होली है। तो आपने देखा होगा पिचकारी दबाते हैं, तो जब पिचकारी को दबाएंगे तो जो वहां से नोजल होता है, वहां से जो कलर होता है वो एकदम प्रेशर के साथ बाहर निकलता है। ठीक वैसा ही प्रक्रिया होती है यहाँ पे। ये पिचकारी जब दबाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ, ब्लड के साथ ऑक्सीजन भी पिचकारी की तरफ ऐसे आता है, और कहाँ कहाँ पहुंचता है, शरीर के हर एक अंग में पहुंचा दिया जाता है।
और हर एक अंग में ऊतक होता है और हर ऊतक में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। और जब हम इस एक सेल की कोशिका की बात कर रहे हैं समझने के लिए, अब ये कोशिका में गया, कोशिका में जैसे ही जाता है तो उसके अंदर पोषक तत्व मौजूद होते हैं। ऑक्सीजन जैसे ही पाता है वह एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज कर देता है, यानी एटीपी के फॉर्म में जो एनर्जी बनाता है उसको तो वो यूज कर लेता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमारे सेल यानी कोशिका के लिए एक अपशिष्ट के रूप में काम करता है। अपशिष्ट के रूप में जो होता है वो आपको पता ही है, जैसे हम मल वगैरह छोड़ते हैं ना, या यूरिन वगैरह यूरिनेशन करते हैं, वो हमारी तरफ से एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका के लिए एक अनुपयोगी सब्सटेंसेस है। वो क्या करता है, वही कोशिका के द्वारा ब्लड में छोड़ दिया जाता है, क्योंकि भैया ये हमारे काम का नहीं है, इसको ले जा ले जा ले जा। ठीक है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आ जाता है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आ जाता है तो इस ब्लड को कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब ऑक्सीजन होता है ब्लड में तो उस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, और जब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में मिल जाता है तो उस ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या अशुद्ध ब्लड कहते हैं। ये धमनी में बहता है और ये सीरा में बहता है। बाकी सारी चीजें सर्कुलेटरी सिस्टम में मैं आपको बताऊंगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सारी चीजें भूल जाइए। बस ये ध्यान रखिए कि हमने सांस लिया, ऑक्सीजन ब्लड में आया, ब्लड के ऊपर वाले चेंबर में आया, ध्यान दे रहे हैं, हवा बनी है, ऑक्सीजन बनी है, ऊपर वाले चेंबर से नीचे वाले चेंबर में आया, पिचकारी की तरह पंप करा और पूरे शरीर में आ गया। जब पूरे शरीर में आ गया तो यहां से हमें ऊर्जा मिल जाएगी, और वो ऊर्जा को हम ये जो मैं ऐसे कर रहा हूं ना, ये प्रत्येक सेल को ऊर्जा मिली है तभी मैं ऐसे कर पा रहा हूं। तो ये ऊर्जा मिली, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो अपशिष्ट के रूप में होता है वो ब्लड में मिला दिया जाता है। और जब ये ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है तो इस ब्लड को कहेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट यानी हृदय के ऊपर वाले चेंबर में आएगा। अब ये ऊपर वाले चेंबर से एक वाल्व लगा होता है और इस वाल्व के थारे नीचे वाले चेंबर में आएगा। पिचकारी यहीं पे है। अब ये जब पिचकारी मारेगा तो ये दोबारा सेल यानी कोशिका में नहीं भेजेगा, ये पिचकारी जब मारता है दोस्तों तो सीधे सारी चीजों को लंग में लेके जाता है, यानी फेफड़े। ये खोल देता हूं मैं, ये बंद हो गया था, सॉरी मैं तो बंद ही हो जाता वहां पे, ये खोल दिया हमने, तो ये दोबारा लंग में आ गया, और लंग के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये रहा लेआउट किसका, रेस्पिरेशन सिस्टम का। बाकी सारी चीजें हम डिटेल्स में कल के वीडियो में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।